गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 जुलाई और आज का एडिटोरियल दैनिक जागरण से लिया गया है। और आज का जो एडिटोरियल है वो जीएस पेपर 2 एंड 3 से रिलेटेड है। और आज के जो एडिटोरियल के लेखक हैं वो हैं सुरजीत सिंह गांधी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है इसमें यह कहा गया है कि जो अभी महामारी का दौर चल रहा है इसके बाद हम भारत को और कैसे निखार पाएंगे, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई है। तो राइटर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने हमें आर्थिक संरचना की एक नई सोच दी है। सही कहा है राइटर ने, क्योंकि अगर कोविड-19 नहीं होता तो क्या हम इतने पॉजिटिव हो पाते इस चीज़ के लिए। और आगे कहते हैं राइटर कि इसके साथ ही आत्मनिर्भरता का मंत्र हमें विकास की एक नई दिशा दिखा रहा है। ऐसे में यदि आर्थिक नीतियों को जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ समायोजित कर दिया जाए तो देश को विकसित देश की श्रेणी में सम्मिलित होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ राइटर का कहना यह है कि यद्यपि जो है भारत की जनसंख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पर है और 2045 तक इसकी मतलब हम नंबर 1 पे हो जाएंगे जनसंख्या में। तो क्यों ना जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसका लाभ उठाएं। यानी कि हम जो सर्वे अभी हो रहे हैं उनसे हमें ये ना हो कि अरे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन हमारी बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं हो आगे, इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। आगे राइटर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार आने वाले समय में भारत का होगा, मतलब जो आने वाला समय है वो भारत के लिए सबसे अनुकूल होगा, क्योंकि भारत के पास सशक्त लोकतंत्र, मांग और जनसांख्यिकीय लाभांश जैसी संपत्तियां हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गरीबी को खत्म करने तथा समावेशी विकास का निर्माण करने तथा मानव पूंजी ने हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आगे राइटर का कहना है, लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि से भारत को लाभ होगा। वहीं आगे राइटर का कहना है कि 2011 का जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 64 वर्ष की आयु की कार्यशील जनसंख्या 76.1 करोड़ थी, जो कि 2020 में बढ़कर 86.9 करोड़ हो गई। इतनी अधिक श्रम शक्ति को हम एक अवसर के रूप में कैसे बदलें, यह अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसका फ़ायदा कैसे उठाएं। आगे राइटर का कहना है कि आज जब विश्व के तमाम देश मानव संसाधन की समस्या से जूझ रहे हैं, तब हम जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है जो अगले कुछ दशकों में भारत के विकास के इंजन के रूप में देखते हैं। और आगे कहना है कि यद्यपि कोरोना महामारी के बाद श्रम शक्ति की मांग जो है विश्व में और बढ़ेगी, क्योंकि लोग अभी तक संसाधन जो थे वो सारे बंद पड़े हुए थे। तो अब जैसे ही कोरोना महामारी, जैसे कि इस समय अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है वहाँ की सरकार, और उसके बाद जब एक समय आएगा कि कोरोना महामारी कम हो जाएगी तो लोगों को अधिक से अधिक चीज़ें उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य हो जाएगा। तो उसके लिए लोगों की भी बहुत आवश्यकता होगी।
इसीलिए श्रम शक्ति को बढ़ाना होगा कोरोना महामारी के ख़त्म होने के बाद। आगे एक रिपोर्ट कहती है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की माने तो देश के दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में अधिक उम्र के लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए जनसांख्यिकी लाभांश लेने के लिए वहाँ 5 साल ही बचे हैं। दूसरी ओर जनसांख्यिकी लाभांश अधिकांशतः उत्तर मध्य राज्य में संकेंद्रित है। इसके अलावा जो उत्तर मध्य राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं? बिहार है, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी सम्मिलित हैं। और भारत की जनसांख्यिकी लाभांश लेना है तो प्रति वर्ष कार्यशील जनसंख्या में होने वाली अनुमानित वृद्धि के समानांतर रोजगार को बढ़ाने के लिए सुनिश्चित निवेश और संरचना का एक मॉडल तैयार करना होगा सरकार को, जिससे हर सेक्टर के लिए एक यूनिट अलग से डेवलप की जाए। मतलब अगर किसी नागरिक में स्किल है तो कोशिश करनी चाहिए कि उसी के अनुरूप ही उसे रोजगार दिया जाए। यह नहीं कि अगर उसका क्षेत्र अगर कंप्यूटर है तो हम उसे किसी अन्य क्षेत्र में नहीं लगा सकते। जो वो चाहता है अपनी स्किल के हिसाब से करना या तो हम उसी क्षेत्र में ही उसको बढ़ावा दें। और आगे कहते हैं कि उनके संसाधनों एवं रोजगार युवाओं में सामंजस्य बैठाएं और इसके लिए जो है आयु एवं लैंगिक संरचना के अनुसार सामाजिक आर्थिक नीतियों का निर्माण करना होगा सरकार को। साथ ही भारत के उत्तरी राज्यों को दक्षिणी राज्यों से सीख लेते हुए महिलाओं को साक्षर, स्वास्थ्य और कार्यबल में भागीदारी जैसी कुछ बुनियादी सुधार करने होंगे। जैसे कि अभी देखा जा रहा है केरल में एजुकेशन कितनी अच्छी है, वहाँ के लोग जो हैं कितने आत्मनिर्भर हैं। उसी की सीख लेने की बात यहाँ उन्हीं क्षेत्रों से सीख लेने की बात यहाँ की जा रही है राइटर द्वारा। और आगे कहते हैं कि अपने संसाधनों को कुशल एवं योग्य बनाकर उसका रचनात्मक तरीके से प्रयोग कर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिक बढ़ावा देना होगा हमें, इससे भारत की लगभग जो है 30 से 35% कार्यशील जनसंख्या के लिए रोजगार के एक नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही कुटीर लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, हस्तशिल्प और IT पर्यटन क्षेत्र पर भी भारत को और अधिक ध्यान देना होगा, ताकि जो है अगर पर्यटन हो रहा है तो उससे भी सरकार को काफ़ी अधिक आय अर्जित होती है। और अभी हाल ही में MSME के क्षेत्र में सरकार ने काफ़ी बढ़ावा दिया है, लोन प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है, ब्याज दर कम करने की बात की जा रही है। आगे कहते हैं कि विश्व स्तर पर चीन के खिलाफ बन रहे माहौल को एक अवसर के रूप में बदलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के उत्पादन की मांग पैदा करनी होगी। इसके लिए उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ लागत को कम करने की दिशा में सरकार को विशेष ध्यान देना होगा, जिससे जो है हम चीन की कंपनियों की ओर आकर्षित ना हों और नए नए प्रयोग जो हैं वो स्वयं करें। हाल ही में जो दवाई कंपनियां थी, अधिकतर कच्चा माल हम वहाँ से आयात करते थे, चीन से आयात करते थे, जिनमें से 52,000 क्विंटल था कच्चा माल, जिसे हाल ही में यहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि अब हम ये निर्भरता कम करेंगे, अब हम खुद ही कच्चा माल तैयार करने की ओर ध्यान दे रहे हैं और इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और आगे ट्यूटोरियल में कहा गया है
कि 2019 में प्रकाशित यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में 2030 में भारत के 47% युवा के पास बाजार के अनुकूल आवश्यक शिक्षा कौशल नहीं होगा, जो कि एक भयावह बात है ये। और आगे कहा गया, किसी भी देश का युवा न सिर्फ देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण बल्कि उत्पादन, उपभोग, नवाचार और निर्यात के अवसर भी पैदा कर सकता है। यदि लायक हाथों को काम नहीं मिलता तो फिर युवा आबादी एक समस्या ही बन जाती है। देश में 21 से 35 वर्ग तक की आयु 10 करोड़ आबादी ऐसी है जिसमें कोई कौशल या किसी तरह का स्किल नहीं है। हालांकि अब जो है यह योजना में थोड़ा परिवर्तन किया गया है कि स्किल डेवलप करने के लिए कौशल विकास मिशन चलाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जो कि बहुत उपयोगी है। इसके साथ ही अकुशल एवं रोजगार विहीन कुंठित युवा सामाजिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था और आर्थिक विकास के मांग में बाधा बन जाते हैं। आगे राइटर का कहना है कि भारत में कौशल विकास जैसी योजनाएं चलाई जा रही, किंतु जो है उनके लिए अच्छा प्रशिक्षण देने में कमी आ रही है कहीं ना कहीं। और इसके साथ ही राइटर का कहना है कि जिला कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और कुटीर उद्योग के माध्यम से सरकार हालांकि बढ़ावा दे रही है इन सब क्षेत्रों में, लेकिन कहीं कोई ना कोई गलती ज़रूर हो रही है जिससे जो है रोज़गार मिल नहीं पा रहा है लोगों को। और जो है IIT में आज ऐसे भी पाठ्यक्रम दिए जा रहे हैं जिनमें जो है प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। और आगे कहते हैं कि ऐसे पाठ्यक्रमों को समयानुकूल बनाना हमारे लिए आवश्यक हो गया है। साथ ही इस समय जो है मेडिकल लाइन में भी बहुत बढ़ावा दे रही है सरकार, जिससे देखिए सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे प्रोत्साहन दे रही है सरकार, जिसके लिए लोन भी प्रोवाइड करवा रही है बहुत ही कम शर्तों के साथ, जिससे लोग अपना स्वरोजगार का निर्माण कर सकें। और अंत में यही कहा है राइटर ने कि हालांकि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इसको जो है सही ढंग से अगर हम लागू करें, जो जनसंख्या नीतियां बनाई जाती हैं उसको सही ढंग से लागू करके सरकार आर्थिक विकास की ओर बढ़ सकती है। अन्यथा आने वाले समय हमारे लिए इतने संसाधन नहीं होंगे कि हम बढ़ती जनसंख्या का भार उठा सकें। इसलिए जो पॉलिसी सरकार द्वारा घोषित की जाती है वह तब तक सक्सेस नहीं हो पाएंगे जब तक उसमें लोगों का इन्वॉल्वेशन नहीं बढ़ेगा या सपोर्ट नहीं करेगी। जब तक यहाँ की पब्लिक, तब तक किसी भी योजना को सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता। तो आज का था ये एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।